सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम सेबी एक्ट को फर्दर आगे लेकर चलते हैं और आज हम सेबी के बारे में और बातें जानेंगे। सेक्शन 11 तक पहुंचने की मेरी आज की मंशा है। देखिए हम कितना काम इस पे और कितनी स्पीड के साथ हम काम कर पाते हैं। शाबाश। आज हम बात कर रहे हैं सेबी के बारे में और सबसे पहले सेशन की शुरुआत करेंगे हम इन 3 चीज़ों के साथ। नंबर 1, सेबी के पास काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और अकाउंट्स सेबी उनके अकाउंट्स मेंटेन कैसे करेगी, और उन अकाउंट्स का ऑडिट कैसे और कौन करेगा। तो सेक्शन 13 फाइनेंस के लिए है। सेक्शन 13 और भगवान आपका भला करे सेक्शन 14 अकाउंट्स के लिए है और ऑडिट के लिए है सेक्शन 15। और सेक्शन 11 भी आज के सेशन में हम सेक्शन 11 तो पूरा हम नहीं कर पाएंगे आज के सेशन में, लेकिन पहले इन 3 सेक्शंस को पढ़ने के बाद मेरे इरादे ये हैं कि सेक्शन 11 को भी हम थोड़ा बहुत आज की क्लास में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस की, तो सेक्शन 13 की हम बात करेंगे। तो सेक्शन 13 की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। आप चीज़ों को नोट करेंगे। वंस अगेन दीज 3 सेक्शंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर नॉट सुपर इम्पोर्टेंट सेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है, लेकिन हम इनको सेट असाइड नहीं रख सकते, छोड़ नहीं सकते। यू नेवर नो कि प्रोफेशनल एग्जाम के पेपर में कब वो क्या पूछ ले आप। ठीक है बेटा, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें करने में अभी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम अभी दूर है। छोड़ने में थोड़ा सा डर लग रहा है कि इन्हें हम छोड़ दें और एग्ज़ाम में आ गए तो हमारे ये फ्री के नंबर चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 13 की बात करेंगे। तो सेक्शन 13 को कहाँ से मिलेगा पैसा? तो पहली बात, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेबी को पैसा कहाँ से मिलता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है बेटा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, द सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, में आफ्टर ड्यू एप्रोप्रिएशन made by the parliament in this behalf makes to SEBI grants of such sum of money। कितना ग्रांट दे सकती है? ऑफ सच, कोई लिमिट नहीं है, सम ऑफ मनी एज द गवर्नमेंट मे थिंक फिट, यानी देर इज नो लिमिट। तो एक बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को
कितनी ग्रांट दे सकता है जी, कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, जो बैंकिंग वगैरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ उनके क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ रहा था, तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था। कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जितनी चाहे मर्जी ग्रांट दे सकती है, गवर्नमेंट में थिंक फिट, ठीक है, फॉर बीइंग यूटिलाइज्ड, क्योंकि सेबी के एम्प्लॉयज होंगे, ऑफिसेज होंगे और वहाँ पे खर्चे होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा कहाँ से आएगा जी? सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट से वो पैसा एक सोर्स है। फिट फॉर यूटिलाइज्ड फॉर पर्पस ऑफ द एक्ट, फॉर पर्पस ऑफ द एक्ट, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी इंपॉर्टेंट काम पूरा नहीं होता। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना हो लाइफ का तो पैसा तो चाहिए होता है। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? एक्ट किसने पास किया? एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, और एक्ट की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितना भी पैसा चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है बेटा। और सेबी फिर क्या करेगी इस पैसे के साथ? आइए हम फर्दर, दिस वाज सेक्शन 13, आइए हम फर्दर हम इस चीज़ को अपने इस सेशन में डिस्कस करते हैं। सेक्शन 14, शाबाश। सेक्शन 14 किस चीज के लिए डील करेगा? सेबी जनरल फंड के बारे में। सेबी का एक जनरल फंड होगा, ठीक है, और इस फंड में अमाउंट क्रेडिट होगा। वो कहाँ से होगा? उसके सोर्सेस हम लिखेंगे। पहले इस फंड के सोर्सेस लिखेंगे बेटा, ठीक है। सोर्सेस का मतलब समझ गए ना आप? अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं तो समझ गए होंगे। दैट इज क्रेडिट टू द फंड, दैट इज क्रेडिट टू द फंड। और फिर उस फंड के यूज के बारे में लिखेंगे। आइए पहले हम लिखेंगे इसके सोर्सेस के बारे में, और फिर हम उसके एप्लीकेशन के बारे में लिखेंगे कि फंड में पैसा कहाँ से आएगा और वो पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा। तो पहली बात, ऑल ग्रांट्स, सेबी को जो जो ग्रांट मिलेगी, फीस, क्योंकि आप देखोगे आगे कि जितने भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कैपिटल मार्केट में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। जितने भी कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैपिटल मार्केट में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होता है? फीस देनी पड़ती है सेबी को। तो वो फीस एंड चार्जेस, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट मिलेगी, जो सेबी फीस इकट्ठा करेगी, और जो चार्जेस रिसीव्ड बाय सेबी, तो जो फीस इकट्ठी करेगी सेबी, वो इस सेबी के जनरल फंड में चला जाएगा। शाबाश बेटा। दूसरा, ऑल सम्स received by SEBI, all sum received by SEBI from such other sources, यानी और जो भी सोर्सेज से पैसा आएगा, may be decided upon by the central government, और सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कोई मेथड चूज कर सकती है, और भी कोई सोर्स बता सकती है कि जहां से सेबी को पैसा आएगा। तो सेबी उस पैसे से एक जनरल फंड क्रिएट कर देगा, ठीक है, और उस फंड में पैसा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी, जो भी सेबी फीस रिसीव करेगा, जो भी सेबी चार्जेस रिसीव करेगा, तो उस सारे पैसे को एक फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और
ठीक है। और कहाँ से पैसा आएगा इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और अदर सोर्स बताती है, और वहाँ से जो पैसा आएगा वो सब पैसा इस जनरल फंड में क्रेडिट हो जाएगा। अब बेटा सोर्सेज के बाद हम लिखेंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ द फंड, और से भी उस फंड का यूज कहाँ कहाँ करेगी, एप्लीकेशन ऑफ द फंड। चलिए ध्यान से आप नोट कीजिए, और से भी उस फंड को अप्लाई कहाँ करेगी। राइट, सैलरीज, सैलरीज, अलाउंसेस and other remuneration and other remuneration, वही जो सैलरी है, अलाउंसेस है, रेमुनरेशन टू मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। बहुत अच्छी सैलरीज सेबी देती है, तो मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि सेबी की वेबसाइट पर आप रेगुलर विजिट करेंगे तो आप अगर एलिजिबल हैं तो आप सेबी का एक टेस्ट देना है, और उस टेस्ट को आप पास करेंगे तो सेबी बहुत अच्छी सैलरीज अपने ऑफिसर्स को प्रोवाइड कराती है, बहुत अच्छे रेंट फ्री एकोमोडेशन, और सबसे बड़ी बात स्टेटस की है, पावर की है, बहुत ज़बरदस्त पावर होती है सेबी के ऑफिसर्स के हाथ में। तो सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर रेमुनरेशन टू मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ सेबी। तो उस फंड का यूज कहाँ होगा, इन सब मेंबर्स की, एम्प्लॉइज की, ऑफिसर्स की सैलरी देने में होगा। और इसके अलावा सेबी के और भी खर्चे हैं जैसे ऑफिसेज वगैरह, एक्सपेंसेस ऑफ सेबी। अब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो, है ना, बस पकड़ के तो जाएंगे नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो सेबी उनके लिए व्हीकल्स वगैरह मेंटेन करेगी, उनकी बैठने के लिए ऑफिसेज वगैरह मेंटेन करेगी। एक्सपेंसेस ऑफ सेबी इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस अंडर सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 के अंदर जो हम फंक्शन पढ़ेंगे उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए, अभी हमने करे नहीं है, करेंगे, उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए जो खर्चा होगा वो इस फंड से क्रेडिट किया जाएगा। और भी खर्चे से भी करेगी। एक्सपेंसेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड फॉर purposes authorized by the act। जो एक्ट ने सेबी को उसके पर्पसेस बताए हैं उन सब को अचीव करना है तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो सेबी इस फंड को यूज कर सकती है, ऑथोराइज्ड बाय द एक्ट। शाबाश बेटा। तो हमने सेक्शन 13 पढ़ा, सेक्शन 14 भी हमने कर लिया है। आइए, तो क्लास की शुरुआत में ही 2 सेक्शन हमारे हो गए हैं, 14 भी हो गया है। 14 में हमने सोर्सेज ऑफ फंड देखा है कि सेबी जनरल फंड कैसे क्रिएट करेगी, वो ठीक है, वहाँ से कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा खर्च होगा। अब सेबी इन पैसे को, इन अकाउंट्स को ईमानदारी से मेंटेन करे, इसके लिए ज़रूरी है कि इनका क्या किया जाए, इनका ऑडिट भी किया जाए। ठीक है, तो आइए हम करेंगे सेक्शन 15। सेक्शन 15 में क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स, सेबी के अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स और ऑडिट के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंट्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की और फिर बात करेंगे ऑडिट की।
SEBI shall maintain, SEBI shall maintain, तो ये तो जनरली बात है कि प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करेगी, मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है जी, एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स भी मेंटेन करेगी और जो दूसरे संबंधित रिलेवेंट रिकॉर्ड्स हैं उन्हें भी मेंटेन करेगी, एंड प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट, और एनुअल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि सेबी को हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया, सेबी की इनकम करोड़्स में होगी, क्योंकि सेबी की आप आगे पढ़ोगे तो हर काम में सेबी फीस चार्ज करती है, हर काम में सेबी फीस इकट्ठी करती है, पेनल्टी इम्पोज करती है, तो सेबी की इनकम बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन सेबी को हमने प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ी बनाया था, सेबी को तो हमने कैपिटल मार्केट को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट को रेगुलेट करने के लिए बनाया था, ना कि पैसा कमाने के लिए। तो इन एनुअल स्टेटमेंट वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं किया है। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द फॉर्म prescribed by the in the form prescribed by the central government, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फॉर्म प्रेस्क्राइब्ड करे, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर वो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे इन कंसल्टेशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रेस्क्राइब करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे प्रेस्क्राइब करेगी, इन कंसल्टेशन विद C&AG, C&AG का मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG के साथ कंसल्ट करके सेबी को बताएगी कि इस फॉर्मेट में आप अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स को और अकाउंट्स को मेंटेन कीजिए। अकाउंट्स के बाद हम बात करेंगे ऑडिट की, और जब हम ऑडिट की बात करेंगे तो ऑडिट कौन करेगा और उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी। आइए बेटा नोट करिए, द अकाउंट्स ऑफ सेबी, सॉफ्ट से सेक्शन है, इसे आप छोड़ भी नहीं सकते और करने भी चाहिए आपको। अकाउंट्स ऑफ द सेबी शेल बी ऑडिटेड, शेल वर्ड यूज किया, शेल बी audited by the comptroller and auditor general of India. Accounts of SEBI shall be audited by the, तो कौन ऑडिट करेगा, by the comptroller and auditor general of India, C&AG of India, at such intervals as specified by him, and any expenditure him and any expenditure incurred in connection with such audit
with such audit shall be payable by SEBI to कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं सेबी ने, ठीक है, और उन अकाउंट्स के ऑडिट कौन करेगा? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द अकाउंट्स ऑफ सेबी शैल बी ऑडिटेड by the comptroller and auditor general of India at such intervals as specified by him, and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by SEBI to comptroller and auditor general। तो जब सेबी का सीएजी सेबी का ऑडिट करने के लिए किसी को अपॉइंट करेगा तो उसके क्या राइट्स होंगे? तो आइए यहाँ पे हम उन राइट्स की चर्चा कर लें। राइट्स ऑफ ऑडिटर, तो जो ऑडिटर के जनरल राइट्स होते हैं वो सब राइट्स होंगे। क्या राइट्स होते हैं ऑडिटर के? तो आइए उन सभी राइट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सीएजी के और जो पर्सन अपॉइंट होगा क्या राइट होंगे? टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, ऑडिटर की जो जनरल पावर्स होती हैं बेटा। कनेक्टेड वाउचर्स, ऑडिट भी आप पढ़ते हो बड़े अच्छे लेवल पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत है आपको। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स, वाउचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स, ये पावर है ऑडिटर की बेटा, ये राइट है ऑडिटर का। नंबर सेकंड, टू इंस्पेक्ट any of the offices, ठीक है, ये राइट की हम बात करेंगे। और जैसे ही आप किसी का भी आप ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है। जहां ऑडिट होगा तो ऑडिट अपनी फाइंडिंग्स को कहाँ लिखेगा? ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा। तो यहाँ पे जो सीएजी रिपोर्ट बनाएगा, कहाँ रिपोर्टिंग होगी? अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ सेबी as certified by C and AG, Comptroller and Auditor General, together with the audit report, the accounts of SEBI as certified by C and AG together with audit report, ठीक है बेटा, their own shall be forwarded to the central government and laid before
each house of each house, upper house and lower house, each house of parliament, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में रखे जाएंगे। तो अकाउंट्स ऑफ सेबी एज सर्टिफाइड बाय सी एंड एजी टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट देयर ओन shall be forwarded to the CG and laid before each house of parliament, और पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने, लोकसभा और राज्यसभा के सामने वो रखे जाएंगे। तो बेटा ये सेक्शन 13, 14 और 15 के बारे में मैंने आपको बताया। आइए आज की क्लास को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे बेटा। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है अब तक, ठीक है। हमने सेबी के फाइनेंस की बात करनी है कि सेबी के पास पैसा कहाँ से आएगा, सेबी अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी और ऑडिट कौन करेगा। शाबाश। तो सबसे पहले हमने सेक्शन 13 में ये सीखा कि सेबी के पास पैसा कहाँ से आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को ग्रांट्स देगी तो सेबी के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। कितनी ग्रांट दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पीछे कोई लिमिट नहीं है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि सेबी को अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने की के लिए रिक्वायर्ड है, उतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी को दे सकती है। अब उस ग्रांट से जो भी पैसा मिलेगा तो सेबी एक जनरल फंड बनाएगी। तो इस फंड में हमने दो बातें सीखनी है कि इस फंड में क्रेडिट कहाँ से होगा, यानी सोर्सेज क्या होंगे, इस फंड में, यानी पैसा क्रेडिट कहाँ कहाँ से होगा। तो जितने भी ग्रांट्स मिलेंगी, जितने भी फीस इकट्ठी करेगी, जो भी चार्जेस अप्लाई करेगी सेबी, तो उस पैसे को जनरल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और इसके बाद बेटा जो भी ऑल सम्स रिसीव्ड बाय सेबी फ्रॉम सच अदर सोर्सेज, यानी यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई और सोर्स फ्यूचर में हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के लिए कोई और सोर्स क्रिएट कर दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी के लिए अगर कोई और सोर्स क्रिएट किया है तो वहाँ से जो पैसा आएगा, ठीक है बेटा, एज में बी डिसाइडेड अपॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे सेबी के लिए, वहाँ से जो पैसा आएगा वो सेबी के जनरल फंड में एकत्रित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। फिर उस फंड का एप्लीकेशन कहाँ करेंगे बेटा, सेबी के एम्प्लॉयज़ होंगे, मेंबर्स होंगे, उनकी सैलरीज देनी पड़ेगी, उनको अलाउंसेस देने पड़ेंगे, और एनी अदर रेमुनरेशन मेंबर्स को, ऑफिसर्स को, अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ सेबी को वो पैसा खर्च होगा। सेबी को अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट करने में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, सेबी को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो पैसा यूज़ किया जाएगा। शाबाश बेटा। तो ये तो हुआ फंड के बारे में, आई एम सॉरी, ये फंड के बारे में, पैसा सेबी कहाँ से वो फंड इकट्ठा करेगी। शाबाश बेटा। और फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कि सेक्शन 15 अकाउंट्स की बात करेंगे हम बेटा। सेबी अकाउंट्स और ऑडिट की बात करेंगे। अकाउंट्स सेबी शैल मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेबी क्या प्रिपेयर करेगी, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीएजी। ठीक है, सेबी को अपने अकाउंट किस फॉर्मेट में बनाने हैं, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब डिसाइड करेगी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ बातचीत करके, कंसल्टेशन करके। और फिर हम उन ऑडिट की बात करेंगे, उन अकाउंट्स की। द अकाउंट्स ऑफ सेबी शैल बी ऑडिटेड बाय सी एंड ए जी। याद रखना बात, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑफ इंडिया, एट सच इंटरवल्स एज स्पेसिफाइड बाय हिम, एंड एनी एक्सपेंडिचर incurred in connection with such audit shall be payable by SEBI to C and AG। और जब CAG खुद ऑडिट करेगा या किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगा, तो यहाँ राइट्स ऑफ ऑडिटर जानना जरूरी है। डिमांड द प्रोडक्शन, ऑडिटर कैन राइट्स ऑफ ऑडिटर टू डिमांड द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, अकाउंट्स, कनेक्टेड वाउचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स की वो डिमांड कर सकता है, और सेबी के किसी भी ऑफिस की वो इंस्पेक्शन कर सकता है।
और ऑडिट करने के बाद क्या बनती है ऑडिट रिपोर्ट। अकाउंट्स ऑफ सेबी एज सर्टिफाइड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सेबी के अकाउंट्स और ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लोअर हाउस और अपर हाउस राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट करेगी। तो ये सेक्शन 13, 14 और 15 हमने किया। आइए आज के इस सेशन में हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हैं, एक नहीं बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हमारे इस सेशन में होने हैं। और आइए सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं सेबी एक्ट का, सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट, आइए हम शुरू कर रहे हैं बेटा आज के इस सेशन में। सेक्शन 11 क्या बताएगा, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। तो एग्जाम में बहुत हिट क्वेश्चन है, ये बहुत हिट सेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें एग्जाम में इसके लिए पूछी जाती हैं और आपको भी बेटा। और सेक्शन 11 को पढ़ने के बाद पूरा सिस्टम, कैपिटल मार्केट्स का पूरा सिस्टम आपको नज़र आएगा और पता चलेगा कि कैपिटल मार्केट्स के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ऊपर एक हेडिंग बनाएंगे, पावर्स ऑफ सेबी। पावर्स ऑफ सेबी, सेबी की क्या क्या पावर्स हैं। तो उन पावर्स को हम सबसे पहले सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 पढ़ेंगे बेटा। आइए सेक्शन 11 सब सेक्शन 1, ठीक है। और सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 में जो सेबी की पावर्स दी हैं उन्हें हम बोल सकते हैं जनरल पावर्स, यानी कुछ स्पेसिफिक पावर नहीं दी सेबी को। जनरल सेबी की क्या पावर्स हैं, यानी ऐसे कह कर पावर नहीं दी, सिर्फ बता दी कि ये सेबी की जनरल पावर्स हैं। चलिए आइए नोट कर लीजिए उन सब जनरल बातों को। इट शैल बी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ लिखवाऊंगा, नोट करते रहिए साथ के साथ। नोट नहीं करेंगे तो बेटा, ये क्लास है और क्लास में यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बुलाया गया है, आपको स्टडी करने के लिए बुलाया गया है। अपनी इन्वॉल्वमेंट रखनी है यहाँ पर, और इन्वॉल्वमेंट कैसे देनी है, सुनना भी ध्यान से है और लिखना भी है, तब जाके आपकी इन्वॉल्वमेंट आती है, खाली सुनने से नहीं आती। इट शैल बी द ड्यूटी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सेबी टू protect the interest. It shall be the duty of SEBI to protect the interest of investors in securities and to promote तो ये बातें हम पहले भी प्रियम्बल में डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रमोट द डेवलपमेंट, लेकिन सेक्शन 11 में दोबारा से रिपीट की गई हैं, प्रियम्बल में भी बातें लिखी गई थी। सेक्शन 11 सेबी को दोबारा से याद दिलवा रहा है कि भूलना मत, आपको इन कामों के लिए बनाया गया है। इट शैल बी द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, यानी पीपीआर पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट। ये बातें हमने प्रियम्बल में भी डिस्कस की थी। एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, वापस ये बातें हमारे सामने आ गई हैं, लेकिन अब अगर एग्जाम में आ जाए तो सिस्टमेटिक तरीके से लिखना तो हमें है ही, इसलिए मैंने दोबारा से भी लिखवा दी। एंड सच measures as it thinks fit, यानी सेबी को as it thinks fit वो सब काम करने की छूट दे दी जो इन 3 कामों को करने के लिए जरूरी है।
तो बेसिकली सेबी को बनाया गया इन 3 कामों के लिए, प्रोटेक्शन, है ना, तो प्रोटेक्शन, प्रमोशन और रेगुलेशन, ये 3 कामों के लिए बनाया गया। और सेबी कोई भी मेजर अडॉप्ट कर सकती है इन 3 कामों की पूर्ति के लिए, इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो आइए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, इसके सभी पार्ट हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सेक्शन 11 सब सेक्शन 2। सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 छोटा सा था, 3 बातें बता गया हमें, और वो बातें हमें पहले आती थी, कोई नई बात सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ने नहीं बताई। आइए, ठीक है, अब सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ने सेबी को डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करने की पावर दे दी, और सेबी ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 इसके ऊपर, शाबाश, इसके ऊपर बताता है। तो इन सब के लिए जो आप सेक्शन 11 सब सेक्शन 2 में सीखेंगे, उनके लिए हम एक हेडिंग यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मेजर्स टू रेगुलेट, मेजर्स टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। आइए एक एक चीज को यहाँ, एक एक पॉइंट को हम लिखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मेजर्स टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट, और एप्लीकेबल सेक्शन है 11 सब सेक्शन 2। 11 सब सेक्शन 2 सेक्शन के अकॉर्डिंग हम इसके सभी पॉइंट्स नोट करेंगे। शाबाश बेटा। रेगुलेटिंग द बिजनेस, रेगुलेटिंग, तो सबसे पहले रेगुलेशंस किसके लिए बना, सभी बना सकती है। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज कंसेप्ट आप जानते हैं बेटा, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस and any other securities market, and any other securities market. As such, the concept of securities market are broader than or more than the stock exchanges. स्टॉक एक्सचेंज एक जगह है, सिक्योरिटी मार्केट उस स्टॉक एक्सचेंज को भी कवर कर लेती है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट एक बड़ा कंसेप्ट है स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक दुकान है जहां पर शेयर्स बिकते हैं और शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स खरीदने का और बेचने का जो बिजनेस होता है, सेबी उसको रेगुलेट करेगी, यानी उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है बेटा। स्टॉक एक्सचेंजेस में बिजनेस कैसे होगा, इसके लिए सेबी रेगुलेशंस बनाएगी, नंबर फर्स्ट। एंड नंबर सेकंड बेटा, आपको पूरी मार्केट नजर आएगी इस सेक्शन 11 में। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, दो बातें बता रहा है। रजिस्टरिंग, पहली बात तो रजिस्टरिंग, और दूसरी बात रेगुलेटिंग। Registering and regulating the working of stock brokers, very important point. Stock brokers are very important intermediaries of secondary markets. कैपिटल मार्केट्स को आप 2 पार्ट पे डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जहां कंपनी नए शेयर इशू करती है, इन्वेस्टर्स को नई सिक्योरिटीज इशू करती है। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जहां ऑलरेडी इशूड शेयर बेचे जाते हैं, उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज में जाके डायरेक्टली खुद जाके अपने आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, ठीक है। हाँ, अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो बीच में अपने माइंड को थोड़ी देर बोल दे, शट अप बोल दीजिए अपने दिमाग को। डीएमए का कंसेप्ट है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का कंसेप्ट है।
तो डीएमए का कंसेप्ट भी, अगर शेयर खुद जाके अपने सेल ऑर्डर और बाय ऑर्डर को खुद प्लेस कर रहा है तो वो अथॉरिटी स्टॉक ब्रोकर ने उसे दी है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बिना ब्रोकर के, तो अभी आप स्टॉक एक्सचेंज के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है डीएमए वगैरह उसको यहाँ पे आप नहीं सोचेंगे। आप बड़े शरीफ बच्चे बन के अपनी मेमोरी को डिलीट मार दीजिए, पहले कंट्रोल सी कीजिए, ठीक है, पहले कंट्रोल ए कीजिए अपनी मेमोरी में। कंट्रोल ए मतलब जितने भी आपको आधी अधूरी बातें पता हैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए और फिर शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस कर दीजिए और अपनी मेमोरी को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वो जो टूटी फूटी नॉलेज आपके पास है वो बहुत खतरनाक होती है, मैं आपकी नॉलेज को स्ट्रांगली बिल्ड कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपकी नॉलेज को पुख्ता कर रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ उसे। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतनी बात सोचिए कि इन्वेस्टर अगर डायरेक्टली अपने आप कहता है कि मैं जाऊंगा, ठीक है, मैं जाकर स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेच के आऊंगा, शेयर खरीद के आऊंगा, नहीं खरीद सकता। तो इन्वेस्टर को स्टॉक ब्रोकर के थ्रू शेयर्स खरीदने पड़ते हैं और शेयर बेचने पड़ते हैं। वो अपने आप शेयर्स ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। तो रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स। सब ब्रोकर्स कौन होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स के एजेंट्स होते हैं सब ब्रोकर्स, ठीक है। तो सेबी क्या करेगा? स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स को रजिस्टर करेगा, उन्हें रेगुलेट करेगा। और क्या क्या करेगा? शेयर ट्रांसफर एजेंट्स जो शेयर्स की ट्रांसफर कराने में हेल्प करते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, नोट कर लीजिए बेटा। इंटरमीडिएरीज, डिफरेंट इंटरमीडिएरीज की लिस्ट बना रहे हैं। बैंकर्स टू एन इशू, बैंकर्स टू एन इशू, राइट। जो इशू, जब नया इशू आता है तो उसके साथ बैंक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम आगे जाके प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल में बताएंगे। ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है, जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो ट्रस्टीज, डिवेंचर ट्रस्टीज बनाए जाते हैं। ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड, ठीक है, वो ट्रस्टीज भी मार्केट इंटरमीडियरी माने जाते हैं। रजिस्ट्रार टू एन इशू, रजिस्ट्रार टू एन इशू, सब इंटरमीडियरीज हैं, कुछ प्राइमरी मार्केट के हैं, कुछ सेकेंडरी मार्केट्स के हैं। मर्चेंट बैंकर्स जो पूरे इशू को मैनेज करते हैं, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने नॉलेज को, सब कुछ मर्चेंट बैंकर्स प्रोवाइड करते हैं इशू को कामयाब करने के लिए। अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स भी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शंस इंश्योर करनी होती है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन इंश्योर करने का ठेका कौन लेता है? अंडरराइटर। अगर अंडरराइटर की ये बात समझ में नहीं आई अभी आपको तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे जाके डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ नोट कर लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को, इन लोग जितने भी हम लिस्ट बना रहे हैं इन सब लोगों को रजिस्टर करेगी सेबी, इन सब लोगों को रजिस्टर करेगी और रजिस्टर के साथ साथ उन्हें रेगुलेट भी करेगी, ठीक है। रेगुलेट तभी कर पाएगी जब सेबी को पता होगा कि कौन कौन लोग ब्रोकर हैं, कौन कौन सब ब्रोकर हैं, कौन कौन मर्चेंट बैंकर्स हैं, कौन कौन इशू टू, ठीक है, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं, कौन कौन रजिस्ट्रार टू इशू हैं। जब सेबी को पता होगा तभी तो सेबी इनको रेगुलेट कर पाएगी ना, तो इसलिए इन सब लोगों को रजिस्टर करवाना है। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। तो ढंग से आप इसे नोट कर लीजिए, पोर्टफोलियो मैनेजर्स। पोर्टफोलियो मैनेजर सेकेंडरी मार्केट का इंटरमीडियरी है, हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो इन्वेस्टमेंट की एडवाइजेस देते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर इन्वेस्टर्स के लिए उसका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। जैसे आप पोर्टफोलियो मैनेजर से कॉन्टैक्ट करते हैं, आप कहते हैं भाई मेरे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं और ये मेरे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं।
तो आप पोर्टफोलियो मैनेजर को बताएंगे तो पोर्टफोलियो मैनेजर आपके लिए एक मिक्स बना के देगा, मिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बना के देगा कि आप शेयर्स में इतना पैसा लगाओ, म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगाओ, फिक्स डिपॉजिट में इतना पैसा लगाओ, गोल्ड में इतना पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी में इतना पैसा लगाओ। तो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सकते हैं। तो ये काम जो इंटरमीडियरी करेगा, जो मार्केट का एक्सपर्ट आपके लिए करेगा, उसे कहा जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजर्स। और पोर्टफोलियो मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में फ़र्क ये होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर आपके पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, यानी कब आपने कोई शेयर्स बेचने हैं, कब आपने खरीदने हैं। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र सिर्फ आपको ये एडवाइस देता है कि आपने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और भी बहुत सारे हैं, एंड सच अदर इंटरमीडियरीज जो भी इंटरमीडियरीज हैं, हु मे बी एसोसिएटेड, हु, इसमें बहुत सारे अभी आए हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट नहीं आया, बहुत सारे अभी नहीं आए। हु मे बी एसोसिएटेड, हु मे बी एसोसिएटेड with the securities market, in India. Right. With the securities market in India. ठीक है जी। तो इन सब इंटरमीडिएट्स को सेबी रजिस्टर करेगा और रेगुलेट भी करेगा। आइए हम सीखेंगे पॉइंट नंबर, हम स्पेसिफिक पावर्स हम सीख रहे हैं। जनरल पावर्स सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 ने हमें बताई, और यहाँ पे 11 सब सेक्शन 2 हम कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक पावर सीख रहे हैं कि क्या क्या से भी इस मार्केट में कर सकता है, उसके पावर्स कह लीजिए या फंक्शंस कह लीजिए, एक ही बात है। आइए सी पॉइंट भी हम इसका डिस्कस करते हैं। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, देखो फिर से वापस दो वर्ड यूज कर रहा है, फिर से किसी को रजिस्टर करेगा और रेगुलेट करेगा। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, registering and regulating the workings of depositories, participants, custodians of securities, ध्यान रखें, custodian of securities, foreign institutional investors, FII बोलते हैं इन्हें, न्यूज़पेपर में आप बहुत पढ़ते हैं इनके बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की, शाबाश, and other notified intermediaries, and other notified intermediaries। तो वापस हम आएंगे इस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। रजिस्टर करेगा जी, रेगुलेट करेगा, किसको करेगा? डिपॉजिटरीज।
डिपॉजिटरीज, पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज, ये डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग इनका ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए बात को। डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्टेंस में आते हैं और एग्जिस्टेंस में आके ये अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करवाते हैं और फिर इस मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपने डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स सुना होगा, शेयर ट्रांसफर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड सीखा होगा, सुना होगा, इमोबिलाइजेशन ऑफ द शेयर्स के बारे में सुना होगा और रीमेटेरियलाइजेशन के शेयर्स के बारे में सुना होगा। ये सब कंसेप्ट्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के कंसेप्ट्स हैं। यानी कंपनी अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बेचना चाहती है, इशू करना चाहती है, तो डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। तो कंपनी अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगी तो डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करेगी और डिपॉजिटरी अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जिस तरह से बैंक्स ऑपरेट करते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, ठीक उसी तरह से डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट ऑपरेट करते हैं। तो एट दिस जंक्चर हम अपने इस यहाँ पर अभी आप सिर्फ इतना सीख लीजिए कि शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब खरीदा और बेचा और इशू किया जाता है तो ये काम कौन करते हैं? डिपॉजिटरीज करते हैं, पार्टिसिपेंट्स करते हैं, कस्टोडियंस करते हैं। तो डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट्स और कस्टोडियन काम करने से पहले खुद को सेबी के साथ रजिस्टर करेंगे और सेबी उनको रेगुलेट करेगी। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी बात की गई कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है, इंडिया में ऑपरेट करने से पहले अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करेंगे। ठीक है, आप न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं, टीवी पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर्स में कि आज सेंसेक्स इतना उछल गया, आज निफ्टी इतना गिर गया। तो ये जो हरकतें होती हैं इंडिया के अंदर, तो इंडियन मार्केट, इंडियन जो कैपिटल मार्केट्स हैं, इनमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये मार्केट की, इनकी हलचल से हमारी कंट्री में मार्केट में हलचल आ जाती है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बड़े अपॉर्चुनिस्टिक टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। ये इंटरनेशनली खरीद फरोख्त करते हैं शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, डिफरेंट बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क, हांगकॉन्ग, तो बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वर्ल्ड के अंदर, वहाँ ये ट्रेड करते हैं। और जिस मार्केट में इन्हें अच्छा लगता है, जिस मार्केट में इनके अकॉर्डिंग फेवरेबल सिचुएशंस होती हैं, वहाँ ये पैसा डाल देते हैं। जब वहाँ ये पैसा डालते हैं तो मार्केट में उछाल आ जाता है, और जब उस मार्केट में सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं होती तो वहाँ से पैसा ये सक कर लेते हैं, और जब ये पैसा वापस खींचते हैं तो हमारे कंट्री की मार्केट्स धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। तो इनकी मूवमेंट हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के ऊपर बड़ा ही इम्पैक्ट डालती हैं। तो इसीलिए सेबी को ये लगता है कि इन लोगों को सेबी के साथ रजिस्टर होना चाहिए। तो ये लोग सेबी के साथ रजिस्टर होते हैं और सेबी इन्हें रेगुलेट करता है। कोई भी कंपनी इशू लेकर आती है, पब्लिक इशू लेकर आती है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, कोई नई कंपनी भी हो सकती है, आईपीओ भी आ सकता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब एक ऐसी कंपनी शेयर इशू लेकर आए जिसने आज तक कभी शेयर इशू नहीं किए तो उसे आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। लेकिन जब कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो फर्दर कैपिटल इशू करती है तो उसे एफपीओ कहा जाता है। अब किस आईपीओ में और किस एफपीओ में इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए, किस में रिस्क इन्वॉल्व है, किस में रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो कंपनी ने तो रेडियो पर, टीवी पर एडवर्टीजमेंट दे दी, रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर एक आम आदमी उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने बैठ जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल उसका कुछ समझ में आएगा। ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजी, लीगल, अकाउंटिंग और फाइनेंस के कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं वहाँ पर, और जो आदमी इस फील्ड में
हायर लेवल तक नहीं पढ़ा हुआ, जो लोग हायर लेवल तक पढ़े हुए हैं मेरा ख्याल वो भी नहीं समझ पाते कि क्या लिखा है उसमें, क्या इंटरप्रिटेशन है उसकी। तो एक आम आदमी के लिए इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी नहीं है। तो आम आदमी को सिर्फ सिंपल भाषा में ये चाहिए कि कुछ ऐसे चीज़ हो जिससे उनको ये पता चल जाए कि गिवन सिक्योरिटीज़ के अंदर, गिवन शेयर्स के अंदर पैसा लगाना रिस्की है या सेफ है या मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है। तो सेबी ने एक कंसेप्ट बनाया, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्रिएट करी। क्या बोला है बेटा? इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। केयर है, मूडी है, केयर है, बहुत सारी ठीक है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बनाई, और ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई कंपनी कोई सिक्योरिटी इशू करने की बात करती है तो इन रेटिंग एजेंसीज के साथ रेटिंग सिंबल लेना पड़ता है। तो ये रेटिंग एजेंसीज जब कंपनी कोई कॉन्टैक्ट करती है, अब सवाल उठता है कि कोई कंपनी क्यों कॉन्टैक्ट करेगी, क्योंकि ऐसा सेबी की रिक्वायरमेंट है कि जब आप इशू लेकर आएंगे तो किसी रिकग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपको अपनी रेटिंग करवानी है। तो आप खुद ढूंढेंगे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, जब वो आपको मिल जाएंगे तो आप उनसे एग्रीमेंट करेंगे। आप कहेंगे कि आप हमारे अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो और इन्वेस्टिगेट करके हमें रेटिंग सिंबल दो। वो रेटिंग सिंबल कैसा होगा? अल्फ़ा न्यूमेरिक एक सिंबल होगा, जिसके ज़रिए इन्वेस्टर को ये बात क्विकली पता चल जाएगी, उस सिंबल को देखते ही पता चल जाएगी कि उसे इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये कदम सेबी ने उठाया है। तो कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, तो जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरह, जो भी कंपनी, जो भी फर्म, जो भी इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरह ऑपरेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो दे नीड टू adhere with the rules and regulations made for credit rating agencies and register themselves with SEBI. Thereafter, SEBI shall regulate such credit rating agencies. और कोई भी और नोटिफाइड इंटरमीडियरी है तो उसे भी सेबी के साथ रजिस्टर होना होगा और सेबी उसे रेगुलेट करेगी। शाबाश बेटा। आइए, तो रजिस्टरिंग और रेगुलेटिंग चल रहा है अभी। तो हमारा सेबी का पावर्स, हम क्या कर रहे हैं, सेबी की सारी पावर्स को यहाँ पर लिख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अब आपको सिर्फ लिखनी नहीं है, घर जाके इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। शाबाश बेटा। मैं आऊँगा, ठीक है, डिफरेंट सेंटर्स में मैं पीरियोडिकल विजिट्स भी करता हूँ, ठीक है, जिन सेंटर्स में मैं नहीं जा पाता, ठीक है, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि हर सेंटर में तो मैं कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा। लेकिन कुछ सेंटर्स में मेरी कमिटमेंट्स हैं, कुछ में मैं महीने में 2-3 विजिट्स या 4 विजिट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आपके मैं सेंटर में आऊँगा और आपसे इंटरेक्शन करूँगा तो मैं आपसे पूछूँगा इन कंसेप्ट्स को। अगर आप मुझे बता देंगे तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा, आपको पढ़ाने का बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट पावर की बात करते हैं, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग। तो नेक्स्ट पावर इज रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग। तो अभी भी कुछ बचा है क्या? इतने सारे लोग तो हो गए, इंटरमीडियरीज हो गए, एजेंसीज हो गई, अब क्या बचा? रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ। आइए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई हैं, आइए उनको देखते हैं बेटा। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स, ठीक है, एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। ये डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं। दूसरी है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है बेटा। और इसमें एक और है एंड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये 3 तरह की कंपनीज हैं। ये 3 तरह की कंपनीज क्या करती हैं कि मार्केट से पैसा इकट्ठा करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। वैसे तो इन तीनों का नेचर सेम ही होता है। 3 तरह की कंपनी है, वेंचर कैपिटल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और म्यूचुअल फंड।
ये लोग कहाँ से तो पैसा ले सकते हैं। चलो ये बात तो बात की है, ये बात तो स्पेसिफिक हम रेगुलेशन में पढ़ते हैं, सेबी इनके लिए पर्टिकुलर रेगुलेशंस बनाती है। तो सबसे पहली बात, इन्हें क्या करना है, रजिस्टरिंग करना है, सेबी के साथ रजिस्टर होना है। यानी आप इंडिया में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहे हैं, किसी म्यूचुअल फंड स्कीम चला रहे हैं या वेंचर कैपिटल फंड चला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और सेबी आपको फिर रेगुलेट करेगी। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग ऑफ तीनों तरह की बात। ठीक है बेटा, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट आप जानते हैं, बहुत हिट कंसेप्ट है ये म्यूचुअल फंड का, वर्ल्ड वाइड बड़ा हिट कंसेप्ट है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या है बेटा कि मान लो मेरे पास हर महीने 1000 रुपये, मेरे सैलरी से हर महीने सिर्फ 1000 रुपये ही बचा पाता हूँ। अगर मैं इस 1000 रुपये को कैपिटल मार्केट में लेकर जाऊंगा तो ये तो इस तरह से उड़ जाएंगे 1 मिनट के अंदर, जैसे सुबह की ओस, सूरज की पहली किरणें जब पड़ती हैं, जो वो ओस उड़ जाती है। ठीक है, उस तरह से ये छोटा सा अमाउंट उड़ जाएगा, यानी इससे मैं कैपिटल मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग का कंसेप्ट आप जानते हैं, तो बहुत सारे, मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो मेरे जैसे करोड़ों लोग ऐसे होंगे इंडिया के अंदर जिनके पास सिर्फ 1000 रुपये होते हैं। अगर इन 1000 रुपये को हम सब इकट्ठा कर लें और एक कंपनी को दे दें, जिस कंपनी को हम कह रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी, और वो कंपनी उस बहुत बड़े कॉर्पस को, उस बहुत बड़े फंड को डाइवर्सिफाई करके एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बना के, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है और फ़ायदा उठा सकती है। तो मेरे अकेला 1000 रुपये से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने 1000 रुपये को अपने जैसे और भाइयों के 1000 रुपये के साथ मिला दूं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो डबल बेनिफिट होगा इससे। एक तो बेनिफिट ये होगा कि कैपिटल मार्केट का जो स्कोप है वो बढ़ेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कैपिटल मार्केट्स का फ़ायदा उठा पाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर हम इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जैसे कंपनी का एक एक शेयर ही 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का है, और छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट, जो छोटी छोटी सेविंग्स हमारे हाउस होल्ड करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, उनको हम पुल अप नहीं कर पाते। अगर हम शेयर होल्डर्स को ये बोलें कि आप डायरेक्टली जाके शेयर्स को परचेज करो या आप खुद शेयर्स में ट्रेड करो, तो डायरेक्टली इतना बेनिफिट, इतना स्कोप हमारा इंक्रीज नहीं हो पाएगा जितना हमारा म्यूचुअल फंड की वजह से अचीव हो पाएगा। तो म्यूचुअल फंड को आपने अच्छा नॉलेज आपका होना चाहिए म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट के ऊपर। वेंचर कैपिटल फंड क्या होते हैं और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स क्या होती हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम भी पैसा पुल अप करती हैं, लेकिन सेबी ये अपने रेगुलेशंस के थ्रू बताता है कि किन लोगों से वेंचर कैपिटल, ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम स्पेसिफाइड लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और स्पेसिफाइड लोगों को ही इन्वेस्ट करती है। वेंचर कैपिटल फंड वो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो फंड्स होते हैं जो अपने पास एक फंड मैनेज करते हैं और डिफरेंट सोर्सेज से उस फंड में पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर ऐसे उसमें लगाते हैं जहां पर हाई रिस्क होता है लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे भारती एयरटेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। एक फ्रांस के वेंचर कैपिटलिस्ट ने भारती को फंडिंग करी थी और उस फंडिंग के ज़रिए भारती एयरटेल का ये मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और आज आप जानते हैं कि क्या हाल है, इतना पैसा, डेली का कैश फ्लो इतना आता है कि 50 के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो भारतीय के कैश फ्लो फंड मैनेज करते हैं। ठीक कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही मैनेज करते हैं। तो आप देखिए बेटा कि इन कंसेप्ट्स के साथ, ठीक है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनको पैसा कहाँ से आएगा। अगर एस्टेब्लिश्ड जो आम इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो तो मैक्सिमम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को पैसा देने के लिए तैयार होते हैं। तो स्टार्टअप्स को, जो नए नए वेंचर्स स्टार्ट होते हैं या जो नए नए बिजनेसेस हैं, जो रिस्की बिजनेसेस हैं, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको फंडिंग के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट फंड आगे आते हैं। लेकिन इनके काम में, इनके इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी, इनका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो मार्केट का नियम क्या है, हाई द रिस्क मोर द प्रॉफिट। शाबाश, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आज की सेशन के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और आप, ठीक है, और आप अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ कर आएंगे, याद करके आएंगे, मेंटेन करेंगे नोट्स। और नेक्स्ट सेशन में भी हम इस सेक्शन 11 की इन पावर्स को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।